प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के YouTube चैनल पर। देखिए, हमने पिछली कक्षा में बात की थी भारत के भूगोल के सिलेबस के बारे में और हमने प्रत्येक टॉपिक को देखा था, प्रत्येक यूनिट को भी देखा था कि भी प्रत्येक यूनिट में कौन कौन से टॉपिक हैं और उन टॉपिकों से संबंधित सामान्य विवरण भी देखा था कि किस प्रकार का पैटर्न है आपका और किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है। तो हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सिलेबस और स्टार्टिंग में हम बात करेंगे भारत का सामान्य परिचय, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि भारत से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी है भौगोलिक दृष्टि से, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बीए थर्ड ईयर और बीए बीएड थर्ड ईयर दोनों का सिलेबस इक्वल है, लगभग थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो मैं आपको बाद में डिस्कस करूँगा। लेकिन अभी तक जो टॉपिक चलेंगे कंटिन्यू, वो दोनों के दोनों क्लासेस सेम टॉपिक में, दोनों क्लासेस बीए थर्ड ईयर और बीए बीएड थर्ड ईयर दोनों के लिए ये टॉपिक जो चल रहे हैं और आगे कंटिन्यू चलेंगे वो दोनों के सिलेबस में हैं। इसलिए दोनों क्लासेस अच्छी तरीके से इस वीडियो को देखिए और अच्छी तरीके से अपने नोट्स बनाइए और लगातार आप अध्ययन करते रहिए। तो चलिए हम बात कर रहे हैं भारत की सामान्य जानकारी के बारे में, भारत का सामान्य परिचय के बारे में। सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक दृष्टि से जो स्थिति है, जो क्षेत्रफल है, जो जनसंख्या के बारे में है, कुछ सामान्य विवरण प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद में हम बात करेंगे भारत की विविधताओं के बारे में और उसके बाद में बात करेंगे हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में। भारत के सामान्य परिचय की बात करते हैं हम, तो अपना एक टॉपिक है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के संबंध में। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत की स्थिति क्या है। भौगोलिक दृष्टि की बात करेंगे तो स्थिति सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए और स्थिति पता होने से पहले हमें अक्षांश और देशांतरों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अक्षांश और देशांतरों के बिना स्थिति का महत्व ही नहीं है। अक्षांश और देशांतरों की जानकारी आपने शायद फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में ली होगी, लेकिन एक बार फिर देखिए, ग्लोब पर कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर होती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर होती हैं और जो पूरे ग्लोब पर वर्ताकार होती हैं। ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश वो चीज़ होती हैं जो पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी होती हैं, उसको हम अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र से खींची गई कोणीय दूरी, ये दूरी हो गई, फिर दोबारा आगे खींची हमने, इस प्रकार से बिंदु विस्थापित करते हैं और इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती हैं उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो ये रेखाएं 0 डिग्री से उत्तर में कितनी हैं? 90 और दक्षिण में 90। टोटल अक्षांशों की बात करें तो 181, अगर अक्षांश रेखाओं की बात करें तो 179 है, याद रखना। अब हम बात करेंगे एक रेखा और है, उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाने वाली कुछ रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण के क्रम में अर्धवर्ताकार रूप में खींची गई है, उनको हम क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर
किसी क्षेत्र या किसी स्थान की स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम ये कहते हैं कि वो क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित हैं, जैसे राजस्थान कहाँ पर अवस्थित है, भारत कहाँ पर अवस्थित है, अमेरिका कहाँ पर अवस्थित हैं। तो उसके बाद में अगर कोई चीज़ पता होती है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, और स्थिति अक्षांश और देशांतरों से देखी जाती है। तो देखिए, हम देख रहे हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 नॉर्थ में, और इसकी पूर्वी और पश्चिमी सीमा की बात करें, उत्तर देखिए यहाँ से उत्तर के क्रम में चल रही है, ये बात चल रही है अक्षांशों की। अब बात चलेगी किसकी? देशांतरों की। तो कितने डिग्री देशांतर में फैला हुआ है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ये क्या है? ईस्ट। ये क्या है? ईस्ट। अब देखिए, ये 0 डिग्री की रेखा है, इससे आप शायद परिचित हैं। इसको क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसके ऊपर एक महत्वपूर्ण रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तर में, और नीचे भी हैं 23.5 डिग्री दक्षिण में। एस 23.5 डिग्री उत्तर, इस रेखा को किस नाम से जानते हैं? वेरी गुड, सबको पता है वैसे, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, हमारा भारत कहाँ से शुरू हो रहा है? 8 डिग्री 4 से शुरू हो रहा है। तो हम ये पता लगा सकते हैं कि 0 से 23.5, तो कहाँ से? लगभग यहाँ पर। 23.5 तो ऊपर है, 0 यहाँ है, तो बीच में 8 आएगा कहीं ना कहीं। ये देखो 37 डिग्री 6, 23.5 से ऊपर जाएगा, मतलब ये स्थिति रहेगी भारत की। इस पूरे एरिया में कहीं भी भारत अवस्थित हैं, ये हमें ज्ञान हो गया। अब हम देखेंगे देशांतर के बारे में। अब देखिए, 68 डिग्री से शुरू हो रहा है। अब देखिए 0 डिग्री है बीच में, और 0 डिग्री से हम पूर्व की ओर जाएंगे तो 180, पश्चिम की ओर जाएंगे तो 180। टोटल कितनी देशांतर हो गई? 360। अब हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 68 आ गया। चलो यहाँ से ये 70 है, तो यहाँ पर 68 विस्थापित हो गया। अब भारत इस पार्ट में कहीं नहीं है, इससे आगे वाले पार्ट में है, और कहाँ तक है ये देखेंगे। तो 97 डिग्री की बात करते हैं, तो ये हो गए 97 डिग्री। तो ये जो एरिया है, इस एरिया में कौन सा देश अवस्थित है? भारत अवस्थित है। किससे पता चला हमें? अक्षांश और देशांतरों के द्वारा। ठीक है। अब देखिए, एक चीज होती है, ये 0 डिग्री है जो पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती हैं। इसके ऊपर वाले भाग को हम नॉर्थ, और दक्षिण नीचे वाले भाग को कहते हैं। अब नॉर्थ, अब देखिए एक पूर्ण गोला जब 2 भागों में बंट जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इस एक भाग को हम कहते हैं गोलार्ध। गोले का अर्धभाग, गोले का अर्धभाग। तो क्या हो गया? उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण में है तो दक्षिणी गोलार्ध। इस प्रकार से ये देशांतर है 0 डिग्री वाली। ये भी 2 गोले बनाएगी नहीं बनाएगी? एक तो 0 डिग्री की रेखा होगी देशांतर, और उसके पीछे में 180 डिग्री की देशांतर होती है, तो वो भी एक अर्धभाग बनाएगी। तो इस साइड में क्या होगा? पूर्वी, और इस साइड में
पश्चिमी। ये पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। इन दिशाओं के आधार पर आप देख सकते हैं। 4 गोलार्ध आपने देख लिए। अब देखिए इतने पार्ट को, ये पार्ट हैं, इस पार्ट को किस नाम से जानेंगे? ये ऊपर वाला भाग उत्तर में है और इस वाला भाग पूर्व में, तो क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। क्या हो गया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और ये क्या हो गया? उत्तरी पश्चिमी गोलार्ध। ये क्या हो गया? दक्षिणी पश्चिमी गोलार्ध। और ये क्या हो गया? दक्षिणी पूर्वी गोलार्ध। तो आप ये देख सकते हैं कि भारत है वो किस गोलार्ध में अवस्थित हैं? इस पार्ट में अवस्थित हैं। तो ये कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है। तो भारत किस गोलार्ध में अवस्थित है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। अब देखिए 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25, ये क्या है? देशांतरीय विस्तार। अब हम बात करते हैं इसकी स्थलीय और जलीय सीमा की बात करते हैं। यहाँ से जल शुरू हो जाता है इस प्रकार से। तो ये जो जलीय भाग है ये क्या है? अरब सागर। और ये जो जलीय भाग है ये क्या है? बंगाल की खाड़ी। अब यहाँ पर 2 द्वीप स्थित हैं, एक अरब सागर में, एक बंगाल की खाड़ी। जो अरब सागर में हैं वो क्या हैं? लक्षद्वीप है। और जो बंगाल की खाड़ी में हैं वो क्या हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये। अब देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, भारत का द्वीप है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी। ये 8 डिग्री से आगे चला गया। मतलब हम बात करते हैं ना भारत की मुख्य भूमि, तो वो ये यहाँ से शुरू है, भारत की मुख्य भूमि। अगर हम बात करते हैं भारत की, तो 6 डिग्री 4 से भारत की सीमा शुरू होती है। और वो कहाँ? मुख्य भूमि से नहीं, अंडमान निकोबार में एक द्वीप है ग्रेट निकोबार, वो वहाँ से शुरू होती है 6 डिग्री 4 से। अब देखिए इसकी उत्तरी सीमा और इसकी दक्षिणी सीमा, इसकी पूर्वी सीमा और इसकी पश्चिमी सीमा, इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ से शुरू होती है? देखिए उत्तरी भाग में इंदिरा कोल, लद्दाख एरिया की बात करते हैं हम, केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। तो इंदिरा कोल वहाँ से भारत की सीमा शुरू होती है। और लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट है इंदिरा पॉइंट। यहाँ पर भारत की सीमा खत्म होती है, ये उत्तर और दक्षिणी सीमा। इस इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन बिंदु भी कहते थे, लेकिन वर्तमान में इसको किस नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे पूर्व और पश्चिमी, पूर्वी और पश्चिमी सीमा। देखिए पश्चिम में गुजरात, गुजरात का एक क्षेत्र है सरक्रिक, और उस सरक्रिक में गौरमोता नाम से एक क्षेत्र है, वहाँ से शुरू होती है सरक्रिक राजहर क्रिक, ये क्षेत्र है गौरमोता। ये इसकी कौन सी सीमा हो गई? पश्चिमी सीमा हो गई। पूर्वी सीमा की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश का एक क्षेत्र है वांगलू,
और वांगलू का एक क्षेत्र है किबिथु। यहाँ पर इसकी अंतिम सीमा मिलती है हमारे भारत की। ये स्थिति हो गई। अब हम बात करें उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की। उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण की बात करेंगे 3214 किलोमीटर है भारत की लंबाई पाई जाती है। 3214 किलोमीटर भारत की लंबाई पाई जाती है। और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे तो 2933 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। अब हम बात करें इसकी स्थलीय सीमा की, इसकी जलीय सीमा की। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसकी जलीय सीमा शुरू हो जाती हैं। तो सीमाएं देखिए दो प्रकार की पाई जाती हैं, एक स्थलीय सीमा और एक जलीय सीमा। स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो यहाँ से लेकर इस प्रकार पूरा क्षेत्र ये स्थलीय में और नीचे जलीय भाग में द्वीपों सहित भी हैं, मुख्य भूमि का भी है। स्थलीय की बात करते हैं तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा पाई जाती है। और स्थलीय सीमा में भारत के कितने देशों की सीमा लगती हैं? कितने देशों की? 7 देशों की। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, यहाँ पर अफगानिस्तान, यहाँ पर चीन, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, यहाँ पर म्यांमार और यहाँ पर बांग्लादेश। कितने देश हो गए? 7 देशों की सीमा लगती है भारत की। और इनमें सर्वाधिक सीमा किसकी लगती हैं? बांग्लादेश की लगती हैं। सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश की लगती हैं 4096 किलोमीटर की। सर्वाधिक किस देश की सीमा लगती है भारत से? बांग्लादेश की। सबसे कम सीमा लगती हैं वो लगती हैं अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर की? 80 किलोमीटर की कम लगती। इसके अलावा भी सभी देशों की सीमाएं दी हुई है लेकिन इतना आवश्यक नहीं। जैसे पाकिस्तान 3310 किलोमीटर की लगती हैं, चीन की लगभग 3500-3486 किलोमीटर लगती हैं। नेपाल की बात करें तो नेपाल के 1752 के लगभग लगती हैं। भूटान की बात करें 587 किलोमीटर के लगभग। म्यांमार की बात करें तो 1458 किलोमीटर। लेकिन ये इतना आवश्यक नहीं है। अब हम बात करते हैं जलीय सीमा की। जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा लगती हैं भारत के कितनी? 7516.6 किलोमीटर। पॉइंट के बाद में 5 भी मिल सकता है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई बार हो जाता है, सर ने गलत बता दिया, हो जाता है कई बार, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये है आपकी सही है। ये जो सीमा जलीय सीमा दे रखी हैं वो क्या है? ये मुख्य भूमि की भी है, प्लस ये जो द्वीप हैं इन द्वीपों की भी सीमा इसमें काउंट की हुई है। तो अगर मैं मुख्य भूमि की बात करूं, मुख्य भूमि की जलीय सीमा तो कितने किलोमीटर हैं? 6100 किलोमीटर।
अगर मैं बात करूं द्वीपों सहित भारत की जलीय सीमा तो 7516.6 किलोमीटर पाई जाती है। अब देखिए, भारत के मध्य से एक रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है वो? इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री। हमने बात की थी 8 डिग्री से 37 डिग्री और उसके बीच में आती हैं 23.5 डिग्री। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। तो सीक्वेंस में याद रखिए आप हमेशा। देखिए, सबसे पहले गुजरात, ये गुजरात, फिर राजस्थान का क्षेत्र आता है, फिर मध्य प्रदेश का क्षेत्र आता है, फिर आगे आता है इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, फिर आता है आगे इस प्रकार से झारखंड का क्षेत्र, फिर आता है आगे पश्चिमी बंगाल का क्षेत्र, फिर आता है आगे यहाँ पर 2 राज्य अवस्थित हैं, एक त्रिपुरा और दूसरा मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता ना तो आप अपनी तरीके से ट्रिक बना सकते हैं। ट्रिक खुद की बनाइए, अच्छा रहेगा, याद करने में आसानी होती है। और हर चीज़ की ट्रिक मत बनाइए, क्योंकि फिर ट्रिक में ही पजल हो जाते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कंजस्ट होती हैं, याद नहीं रहती हैं, होती है कुछ चीज़ें, उनकी ट्रिक बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी ना हो कि आपके नोट्स में ट्रिक ही ट्रिक हैं तो आपको मैटर ही नहीं पता चलेगा क्या पढ़ा है मैंने। मतलब अपवाद तंत्र की ट्रिक है ना, वो फिर कहाँ यूज़ होती है? खनिजों में यूज़ होने लगती है ना, फिर आपका जो क्वेश्चन है वो गड़बड़ा जाता है। तो कम से कम ट्रिक बनाइए और ऐसी ट्रिक बनाइए जो कंजस्ट लगता है आपको, हार्ड लगता है जो है पोर्शन। जैसे गोरा में 36,000 पत्रिमु हैं। गोरा में 36,000 पत्रिमी हैं। गोरा कोई क्षेत्र है, उस गोरा क्षेत्र में 36,000 पत्रिमी रहते हैं। वहाँ के रहने वाले लोगों को पत्रिमी कहते हैं। तो इस प्रकार से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगर आपको अच्छी लगे तो रख लो, नहीं तो खुद बना लो, आसानी होगी, आपको याद करने में भी आसानी होगी, है ना। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं, एक रेखा और जाती है जिसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के नाम से जानते हैं, भारतीय मानक समय रेखा। कितने डिग्री है? 82.5 डिग्री है। कई बार क्या होता है, देखियो 82.5 डिग्री को ऐसे लिख देते हैं, ये जी गलत है। 82.5 डिग्री का मतलब ये होता है, क्यों? क्योंकि देखिए, आप जब भी अपना टाइम लिखते हैं, जैसे मैं बात करूं 5.5 घंटा, तो 5 घंटे 50 मिनट तो नहीं लिखते, है ना, 5 घंटे 30 मिनट लिखते हैं। तो वही सेम सिस्टम है। 82.5 आधे घंटे का मतलब ये होता है 30, 50 नहीं होता, ठीक है। तो ये भारतीय मानक समय रेखा है और इसका टाइम है 5:30 का प्लस। ये रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती हैं? देखिए, ये रेखा गुजरती हैं 5 राज्यों से। सबसे पहले आता है उत्तर प्रदेश,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य हैं जहां से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। इसकी ट्रिक आपको बता देता हूं, अच्छा लगे तो रख लेना। क्या होता है, उत्तर प्रदेश में छत उड़ जाती है, उत्तर प्रदेश में छत उड़ जाती है तो सामने वाला पूछता है किससे? आंधी से। किससे? आंधी से। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश छत छत्तीसगढ़ उड़ जाती है तो उड़ीसा किससे उड़ जाती है? आंधी से, तो आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार से आप रख सकते हो, सीक्वेंस वाइज है ये दोनों के दोनों, ये करक रेखा, ये भारतीय मानक समय रेखा, ये सीक्वेंस से आपको दिया हुआ है। उसके बाद में भारत के क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल है। कई बार मील में आता है, मील भी एक दूरी है, एक दूरी की इकाई है, दूरी पढ़ने की इकाई है। जैसे हम किलोमीटर में पढ़ते हैं वैसे ही मील में पढ़ते हैं। तो मील की बात करेंगे 12,69,229 मील स्क्वायर, ये मील की बात करते हैं। ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करेंगे तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश। आपको अचंभा होगा कि सर शायद 9 हो सकते हैं या शायद 7 हो सकते हैं। जी नहीं, देखिए, दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद में दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को एक कर दिया है। 26 जनवरी 2020 को क्या कर दिया? एक कर दिया है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो इस प्रकार से ये केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। दिल्ली, चंडीगढ़, दादरा नगर हवेली, पुडुचेरी और लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 8 केंद्र शासित प्रदेश। और राज्य हैं, पहले 29 थे, एक राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया, तो इसलिए क्या बच गए? 28 राज्य बच गए। पुडुचेरी की बात करते हैं हम, तो पुडुचेरी देखिए 3 राज्यों में स्थित हैं, याद रखना, 3 राज्यों में स्थित हैं। एक तो क्षेत्र है पुडुचेरी का यहाँ, जिसे माहे कहा जाता है, ये कहाँ पर है? केरल में। एक क्षेत्र है यहाँ पर, यनम के नाम से है आंध्र प्रदेश में। फिर आता है पुडुचेरी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और एक क्षेत्र आता है फिर नीचे कराईकल, ये कहाँ पर है? ये भी तमिलनाडु में है। तो पुडुचेरी 3 राज्यों में स्थित है, 4 जिलों के रूप में। कौन सा है? माहे, यनम, कराईकल और पुडुचेरी, ये याद रखना। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और उसका सलूशन मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। लगातार आप वीडियो को देखते रहिए और लगातार आप नोट्स बनाते रहिए और कंटिन्यू रखिए अपने अध्ययन को। जब तक ये कोरोना महामारी चल रही है तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा लीजिए और लगातार मेहनत कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।